आज बाबा साहब को अगर हम याद करते हैं तो एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे, समाज सुधारक थे, चिंतक थे, संविधान लेखक। उन्होंने संविधान की मूल रचना उन्होंने की और राष्ट्र निर्माता, और फिर वर्तमान सरकार के समय में भारत रत्न की उपाधि प्राप्त करने वाले। हम भले ही कितनी उपाधियां दे दें, लेकिन अगर बाबा साहब से अगर उस समय पूछ लिया जाता कि आपको कौन सी उपाधि पसंद आएगी, तो मैं आज एक निश्चित मत बनाकर कह रहा हूं कि वो ये कहते कि मुझे वंचितों का, गरीबों का, दलितों का, उनकी पीड़ा दूर करने वाला एक व्यक्ति, यही मुझे उपाधि चाहिए और मुझे कोई उपाधि नहीं चाहिए, जरूर कह देते हैं। भाई बहनों, एक बहुत बड़े विषय को लेकर के आज हमारे सभी वक्ता ये चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। मैं तो जब मैं संघ का प्रचारक था उस समय हरियाणा भर में घूमना होता था, और उस घूमते समय जो समाज की दिशा देखी, वो दयनीय दिशा अपने समाज की बस्तियों में उनके अपने नौजवानों को मिलने से जब पता लगता था तो बड़ी पीड़ा होती थी। अगर संविधान में न लिखा होता तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से उन्होंने 55-60 साल इस देश में राज किया, उन्होंने हमेशा इस भेदभाव को बनाए रखा। अंबेडकर जी का विरोध तो बता ही चुके, हमारे मेघवाल जी ने बताया कि कैसे चुनाव के अंदर उनको हराया, दूसरे चुनाव में हराया। मुझे तो यहां तक पता है कि जब संविधान निर्माण करने के लिए उससे पहले 9 लोगों की समिति बनी थी, उस संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, उसका दायरा तैयार करने के लिए एक समिति छोटी बनी थी। इन लोगों ने उस 9 लोगों की समिति में बाबा साहब को नहीं डाला। उसके बाद फिर संविधान सभा का गठन हुआ, 100 कुछ मेंबर उसके बने। हर एक प्रदेश से, वहां से नाम प्रदेश की सरकारें जो बनी थी या जो उस समय की नोमिनेटेड सरकारें थी, उनसे मंगवाए गए। कांग्रेस के लोगों ने महाराष्ट्र से बाबा साहब का नाम संविधान सभा में और रिकमेंड नहीं किया। आखिर बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर को, इतने विद्वान व्यक्ति हैं, समाज की यानी चिंता करने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को संविधान में जरूर, सभा में जरूर जाना चाहिए। बंगाल से इनका नाम नॉमिनेट होकर के आया। मित्रों, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिस संविधान को लेकर के आज बहुत सी बातें यहां कही गई हैं। उस संविधान का जो भी कुछ विषय है, बहुत कुछ कहा जा चुका है मित्रों, लेकिन संविधान की जो बातें लिखी हुई है बराबरी की, इन्होंने कभी पूरा नहीं होने दिया। आरक्षण भी दिया तो मजबूरी में दिया, क्योंकि संविधान में लिखा है, संविधान के अनुसार कानून बन गया है, मजबूरी में दिया। और उस मजबूरी में भी कभी आरक्षण के नाते से मिली सीटों को किसी प्रदेश में, केंद्र में पूरा नहीं होने दिया। लाखों की संख्या में सारे देश में, और बैकलॉग जो बचा रहा, अब एनडीए की सरकार चाहे केंद्र में रही हो चाहे प्रदेशों में आई है, उन्होंने उस बैकलॉग को पूरा करने का काम ये किया है, बचा हुआ आज भी कर रहे हैं। हमने अंत्योदय की इस गाथा को आगे बढ़ाते हुए रोजगार के नाते से भी मिशन मेरिट रख करके सरकारी नौकरियां हमने मेरिट पर देनी शुरू की। और मुझे पता है कि हो सकता पढ़ाई लिखाई में हमारे बच्चे कमजोर रहे हों, लेकिन जो होशियार बच्चे भी थे, उनको भी पूर्व की सरकारों के समय उनकी दबंगई इतनी चलती थी कि उनको मेरिट होते हुए भी कोई लाइन में लगने नहीं देता था। उनके पेपर रद्द कर देना, उनको बाहर कर देना, इंटरव्यू में बाहर कर देना, और बिना परीक्षा के इंटरव्यू लेकर के भर्ती करने का भी पिछली सरकारों का एक अभ्यास रहा है। हमने कहा नहीं, हम पढ़ाएंगे भी, योग्यता भी खड़ी करेंगे, और योग्यता को जिसका अधिकार बनता है उसको नौकरियां देंगे। एक विषय और भी हमने किया कि हमने सोशो इकोनॉमिक के आधार पर, सामाजिक आर्थिक आधार पर 5% अंक ये अतिरिक्त भी दिए और ज्यादा भी दिए, जिसमें से मैंने हिसाब लगाया कि ज्यादातर 70-80% लोग उसका लाभ हमारे अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग समाज को ही मिला, ताकि गरीब लोग तो वही हैं, उन्हीं की आमदन परिवार की कम है, उन्हीं के घर में पहले कभी नौकरी लगी नहीं है, ऐसे सबको 5% अलग नंबर देकर के उनको नौकरी में लगाया। ये वैसे ही नहीं होता।
हमने कोई राजनीति के लिए नहीं किया, लेकिन समाज की पीड़ा को देखते हुए उसके उनके स्थान को कैसे बढ़ाया जाए, मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इसलिए हमने किया। मित्रों, हमारे साथी कांग्रेस के मित्र इसमें भी रोड़ा बन के अड़के खड़े हो गए। उन्होंने भर्ती रोको गैंग खड़ा कर दिया कि यूं अगर चलता रहा तो फिर जो दूसरे लोग बच्चे उनके नौकरी लगते रहेंगे, हमारे नेताओं के बच्चे, हमारे अधिकारियों के बच्चे। आप उस समय से पहले नौकरी उठा के देख लो, चाहे HCS की हो, चाहे क्लास 1 के अन्य अधिकारियों की हो, क्लास 2 की हो, इन नेताओं के और उनके कर्मचारियों के, अधिकारियों के बच्चे, लाइन लगी पड़ी है उनके बच्चों की जो नौकरियां लगे हैं। क्या सबसे मेरिट पर वो थे और आ नहीं सकते क्या? मेरिट पर सब घरों से है। हमने जब HCS का पहली बार परिणाम निकाला, एक रिक्शा पुलर का बच्चा HCS बन के आ गया, एक खेत में मजदूरी करने वाला का बच्चा वो पटवारी बन के आ गया, वो तहसीलदार बन के आ गया, जिनको उम्मीद ही नहीं होती है। मित्रों, एक मेरिट पर अगर हमने किया है तो इसमें सबसे ज्यादा अगर लाभान्वित हुआ है तो ये हमारा गरीब समाज का परिवार हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर एक व्यवस्था की कि हर किसी को वोट का अधिकार ये होगा, लेकिन हमारे कांग्रेस के भाई हमेशा जो इनके प्रभाव वाले जितने बूथ होते थे, बूथ कैप्चरिंग का सिलसिला ये करते थे। हमारे गरीब वंचित समाज के लोग, अनुसूचित समाज के लोग जब बूथ पर पहुंचते थे, पहले तो कहते थे शाम को आना, शाम को पहुंचते थे तो कहते तुम्हारा तो वोट डल गया, जल गया, जाओ जाओ जाओ। ये बूथ कैप्चर की घटना 2005 से 2014 तक खूब मिलती हैं। हमने आने के बाद सबसे पहले दमगाई खत्म की कि वोट डालने का अधिकार सबको है, जिसके मन में जिसको वोट डालने का मन आएगा, विचार आएगा, उसको डालो, लेकिन वोट नहीं डालेगा, कोई बूथ कैप्चरिंग करेगा, ये हरियाणा में नहीं होने देंगे। मित्रों, ये हमने किया। अभी ताजा उदाहरण बताता हूं ये कैसे अड़चन बनते हैं। हमने जब चुनाव की घोषणा हो गई, अभी मैंने मंच से किसी से कहा नहीं, आज मैं पहली बार कह रहा हूं मित्रों, जब घोषणा हो गई 1 अक्टूबर की, तो हमारे लोगों ने हिसाब लगाया, शिकायतें मिलनी शुरू हुई कि 28 और 29 2 दिन शनिवार रविवार है। अगर कोई आदमी 30 तारीख को छुट्टी ले लेगा तो 1 को चुनाव है, उस दिन भी छुट्टी होती है, 2 अक्टूबर की फिर छुट्टी है, तो ये 5 छुट्टियां इकट्ठी आ जाएंगी और निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में लोग जो है 5 छुट्टियों का लाभ लेके और घूमने निकल जाएंगे, वोट की परवाह ज्यादा नहीं करेंगे। चुनाव आयोग कहता है ज्यादा वोटिंग का हो, इसका प्रबंध सरकार को भी करना चाहिए, समाज को भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। हमने तो केवल लोगों को वोट ज्यादा पड़े, संविधान की रक्षा हो, हर किसी को वोट देने का अधिकार है, वो वोट देने से कतराए नहीं, मन में किसी और लालच में आके वोट डालना छोड़ ना जाए, इसलिए लिखी। और हमारे कांग्रेस के मित्र पता क्या कर रहे हैं? वो कह रहे नहीं, ये तो घबरा गए हैं, इसलिए चुनाव को टालना चाहते हैं। अरे भाई, हम चाहते हैं वोटिंग ज्यादा हो, ये ज्यादा वोटिंग कराने के अभी भी मूड में नहीं है। ये कहते हैं जितनी कम हो, और कम हो तो जो हमारे काबू के वोट होंगे हम कराएंगे, जो हमारे काबू के नहीं होंगे उनको बाहर धक्का मार के निकाल देंगे। आज भी इनकी मानसिकता है। भाई बहनों, आपको संभल के रहना है। चुनाव आयोग तारीख बदलेगा नहीं बदलेगा उनका काम है, लेकिन कम से कम आपके माध्यम से मैं सबको अपील करता हूं कि अगर उसी दिन भी चुनाव हो जाए तो हर किसी को, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे रिटायर्ड आदमी हो, छुट्टियों का लाभ लेके बाहर जाने के बजाय, वोट हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वोट हमारा राजनीतिक अधिकार है, वोट हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है। इस अधिकार का उपयोग जरूर करना। अगर नहीं करेंगे और फिर कुछ लुट जाएगा और बाद में पछताना पड़ेगा कि वो 1 वोट में डालता तो मैं शायद बच जाता। मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूं। तो मित्रों, अच्छे काम के लिए, समाज की अच्छी दिशा के लिए संविधान है, और ये संविधान की जो झूठी खबरें फैलाते हैं, इस संविधान की खबरों में हमको पढ़ना नहीं है। संविधान हमारा 12 हमारे उसके शेड्यूल हैं, 375 हमारे उसके जो आर्टिकल हैं, हर एक आर्टिकल का अपना एक महत्व है। इस सारे को हमको ध्यान से आगे बढ़ना है, किसी के झूठ में आना नहीं है। और एक बात राहुल गांधी फैला रहे हैं कि जातियों की गणना करो। अरे भाई, हमारा सामाजिक ताना बाना उनको सबको पता है किसकी क्या जातियां हैं और कितनी जाति है। लेकिन वही राहुल गांधी विधानसभा में हमारे एक मेंबर पार्लियामेंट ने पूछ लिया कि हम जातिगत गणना तो तब कराएंगे, पहले आप अपनी जाति बताओ। कांग्रेस लोग बिफर पड़े, नहीं, किसी को किसी की जाति को पूछने का अधिकार नहीं है। एक तरफ तो कहते हो जाति को पूछने का अधिकार नहीं है,
और दूसरी तरफ आप कहते हो जातिगत गणना कराओ, तो जातिगत गणना पूछे बिना कैसे होगी? आप पूछोगे तब ना कि आपकी जाति क्या है। यानी दो तरफ दोनों यानी क्या कहते हैं, हार भी मेरी जीत भी मेरी, पट भी मेरी जीत भी मेरी। तो ये नहीं चलेगा। आप जिस स्टैंड पर हो, एक स्टैंड पर रहोगे, आप अपनी जाति बताओगे तो कुछ विचार कोई करेगा। आप अपनी जाति बताने के लिए तैयार नहीं हो और दूसरों को कहती जाति कराओ। मित्रों, इस पर भी हमको सावधान रहना है। आज कहने के लिए तो बहुत बातें हैं, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस के लोग जब ये अपने कार्यकाल की बातों को सामने रखेंगे तब हम उनसे पूछेंगे कि आप उस समय बताओ दलितों के ऊपर कितने अत्याचार करते थे। उन अत्याचारों में चाहे वो मिर्चपुर कांड हो, चाहे वो अन्य स्थानों के ऊपर तरह तरह की जो इन्होंने अत्याचार किए हैं, उन अत्याचारों की लंबी फरिश्त है, आपको सब मालूम है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मदीना कांड है, गोहाना कांड है, स्वीटी कांड कुरुक्षेत्र है, कितने ही इन्होंने प्लाट आवंटन में जो हेराफेरी की, हमको केवल चिट्ठी लिख के दे गए कि आपको 100 गज का प्लॉट मिलेगा। 20,000 लोग उनको कोर्ट में जाना पड़ा कि हमको सरकार ने चिट्ठी दे दी है, हमको प्लॉट नहीं मिल रहे। आज हमने पंचायतों की जमीन ढूंढी है, सब जमीनें कर आके 15,000 लोगों को प्लॉट 100 गज के दिए जा चुके हैं। और मैंने घोषणा की है कि जिनको प्लॉट नहीं मिलेगा, ये हमारा सरकार की घोषणा है कि उनको 1 लाख रुपया नगद देंगे, जो उन्होंने घोषणा की हुई है। घोषणाएं वो करते हैं, पूरी हम करते हैं। ये जो क्रीमी लेयर का विषय है, ये कभी स्वीकार नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर जी के सिद्धांत के विरुद्ध है। इसलिए अनुसूचित जमात तो अनुसूचित जमात है, इसलिए क्रीमी लेयर का मुद्दा बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। अभी तो चूंकि आचार संहिता है, इसलिए जहां आचार संहिता नहीं है उन्होंने तुरंत लागू कर दिया है। हरियाणा में हमारे मैनिफेस्टो में आएगा कि हम मैनिफेस्टो में होगा कि चुनाव के बाद इसको तुरंत लागू करेंगे। ये लाभ भी सब लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा। आज आप लोग आए, बहुत दूर दूर से आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन।